हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स इंटायर क्लासेस के नए यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन सभी विषयों का हम लोग आसान से आसान तरीके में अध्ययन करेंगे। यह यूट्यूब चैनल बिल्कुल एजुकेशनल चैनल है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल का ये पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो में आप सभी का दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस ग्रुप में इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिएगा ताकि आपके जितने भी नियर डियर फ्रेंड हैं उन सभी के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का किरचॉफ का नियम है, ठीक है। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आप लोग जानते हो कि ये किरचॉफ का नियम कितना महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि किरचॉफ का नियम क्या है, इस पर आधारित सवाल भी आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही टॉपिक को बिल्कुल डिटेल अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, देख रहे हो कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है किरचॉफ का नियम, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसको मैं बता दूं कि बोर्ड के एग्जाम में जब पेपर आता है तो इसका एक और नाम होता है, किरचॉफ नियम के नाम से भी आपको पेपर में पूछ देता है। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप लोगों को। किरचॉफ का नियम का है या किरचॉफ का नियम का है, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ठीक है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर समझिए कि जो किरचॉफ का जो नियम है वो क्यों बनाया गया है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास ओम का नियम था, प्रतिरोध जो जुड़े थे श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, उससे भी हम क्या करते थे, आसान से आसान तरीके से हम लोग कोई भी वैद्युत परिपथ दिया रहता तो उससे हम लोग धारा का मान, विभव का मान और तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है कि ये किरचॉफ ने ये जटिल परिपथों के लिए नियम दिया गया है। यानी कि आप लोग ये समझिए कि देखिएगा, आप लोग पढ़ते हैं कि कोई एक सवाल बहुत आसान होता है, कोई एक सवाल बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो ये बहुत कठिन परिपथ यानी जटिल से जटिल परिपथ को आसान से आसान तरीके से हल करने के लिए इन्होंने किरचॉफ ने दो नियम दिए, जिसे हम पहला नियम कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हम जानते हैं धारा नियम या संधि नियम। दूसरा जो नियम है जिसे हम कहते हैं वोल्टता का नियम या लूप नियम, या इसी को हम कह देते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है यह धारा के संबंध में और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो वोल्टता के संबंध में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियम प्रस्तुत किए, जिनकी सहायता से किसी जटिल परिपथ में धारा कामा प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध कह देते हैं, प्रतिरोध तथा विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पर बेसिक कुछ इसके बारे में जानकारी है कि किरचॉफ ने सन 1842 में 2 नियम प्रस्तुत किए, जिनकी सहायता से जटिल परिपथ में, यानी कि जटिल परिपथों के लिए ये नियम बनाया गया है। ठीक है, जटिल परिपथ में धारा, तुल्य प्रतिरोध तथा विभव का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ ने 2 नियम प्रस्तुत किए। पहला जो नियम है वो किरचॉफ का प्रथम नियम है, इसी को हम कहते हैं धारा नियम या संधि नियम, या संधि को हम कह देते हैं इंग्लिश में जंक्शन, यानी जंक्शन लॉ। ठीक है, इसको हम धारा नियम को इंग्लिश में कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है केसीएल, यानी किरचॉफ करंट लॉ। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी पेपर में पूछ सकता है कि केसीएल नियम क्या है, तो इसका मतलब समझिएगा किरचॉफ करंट लॉ पूछ रहा है, यानी किरचॉफ का धारा नियम पूछ रहा है, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी कि कोई एक संधि है और उस संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही हैं, ठीक है, जितनी भी धाराएं मिल रही हैं, उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो अर्थात हम लिख सकते हैं कि सिग्मा आई बराबर 0। ये सिग्मा क्या है, सभी धाराओं का योग बताता है। ठीक है, यानी सभी धाराओं का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है, अब इसी को हम गणितीय गणना के आधार पर देखें, तो यहाँ पर मैंने चित्र बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि कोई एक बिंदु है, यानी जिसको हमने माना P। यह P बिंदु क्या है, संधि है, यानी संधि है, और इस संधि की ओर सभी कुछ धाराएं क्या आ रही हैं, कुछ संधि से दूर जा रही हैं। बात ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी बिंदु P है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं, और इस संधि पर कुछ धाराएं आ रही हैं और संधि से कुछ धाराएं जा रही हैं। तो संधि की तरफ कौन कौन सी धारा आ रही है, I1, I2 और I3 आ रही है, और संधि से दूर कौन जा रही है, I4 और I5 संधि से दूर जा रही है धाराएं। ठीक है, तो अब इसके लिए एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि संधि की ओर जितनी भी धाराएं आती हैं उनको हम प्लस से लिखते हैं। ठीक है, संधि की ओर जितनी भी धारा आ रही है उन संधि यानी उन धाराओं को हम किससे लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, और संधि से जितनी दूर धाराएं जाती हैं, यानी कि संधि से जो जितनी भी धाराएं दूर जाती हैं उन सभी धाराओं को हम किससे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, फिर से समझिए कि संधि की ओर आने वाली जितनी धारा होंगी उनको प्लस से, और संधि से दूर जाने वाली जो धारा होंगी उनको किससे लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर संधि की ओर कौन कौन सी धारा आ रही है, देखिए ये संधि की ओर ये डायरेक्शन देखिएगा, ये तीर का। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ये बताता है कि ये धारा कहाँ पर जा रही है, संधि पर जा रही है। तो कौन कौन सी धारा संधि पर जा रही है, I1, I2 और I3 जा रही है। तो मैंने कहा कि संधि की तरफ जितनी भी धाराएं आती हैं उनको हम किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, और हमने कहा कि संधि से जितनी दूर जा रही धाराएं उन सभी धाराओं को किससे लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे। तो -I4 माइनस I5, ठीक है, अब बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करें, इन धाराओं को -I4 और -I5 को पक्षांतर करके इधर लाएं। तो ये हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, किरचॉफ के प्रथम नियम का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि ये I1 और I2 और I3 हैं, ये कौन सी धाराएं हैं, जो संधि की ओर आ रही हैं, ये वो वाली धाराएं हैं। कौन कौन सी, I1, I2 और I3 जो है, इन सभी धाराओं का जो योग है वो किसकी ओर जा रही है, संधि की ओर जा रही है। और जो I4 है और जो I5 है, ये कौन सी धारा है, वो संधि से दूर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संधि की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये धारा का दूसरा नियम ये कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि किरचॉफ का ये दूसरा नियम कहा जा सकता है। तो इसी चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में
की लिखेंगे संधि की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये एक और दूसरा नियम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख रहे हो कि इस सूत्र के माध्यम से कि I1, I2, I3 जो है ये संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, और जो I4 है और I5 है ये संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि जितना संधि की ओर धारा आ रही उतना ही संधि से दूर जा रही। तो यानी कि यहाँ पर कोई धारा का लॉस नहीं हुआ, यानी कि धारा का लॉस नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि आवेश का कोई लॉस नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आवेश क्या है, संरक्षित है। आवेश यहाँ पर क्या है, संरक्षित है। तो अतः कह सकते हैं कि यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये जो छोटी छोटी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ें आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में पूछी जा सकती है। ये पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का जो धारा नियम है वह किस नियम का पालन करता है। तो ये बात बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है। तो इस तरह से ये हमारा पहला नियम कंप्लीट हुआ, किरचॉफ का पहला नियम, जिसको हम धारा नियम या संधि नियम कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ और बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो कैसी लग रही है आपको। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आप लोगों को अगली वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, और आपके एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक लाइक की वजह से हमें क्या होता है, मोटिवेशन प्राप्त होगा, जिससे मैं और आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको हम वोल्टता का नियम या लूप नियम कहते हैं, या इसी को हम बंद पास का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो वोल्टता का नियम को हम इंग्लिश में कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसको शॉर्ट फॉर्म में KVL कह दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख रहे हो कि यहाँ पर जो पहला जो नियम है इसको हम कह रहे हैं KCL यानी करंट नियम, यानी जो धारा नियम है उसको KCL कह रहे हैं, जो वोल्टता का नियम है उसको KVL कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में प्रश्न पूछ देगा, KVL तथा KCL नियमों को लिखिए। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, KVL नियम किसे कहते हैं, KCL नियम। KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और KCL का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है
मैं पहले लिख दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अगर मैं लिखते जाऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ पहले से लिख दे रहा हूँ और एक एक चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास या लूप के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आप चित्र के माध्यम से समझिए, अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को चित्र बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास या लूप के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग और उसमें विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका जो चित्र होता है ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई एक सेल है, ठीक है, और इसका संगत प्रतिरोध यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, आपका R1 है। ठीक है, इसको हम E1 माने। ठीक है, ये सेल ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये संगत प्रतिरोध R1 हो। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर एक हम सेल और ले रहे हैं और इसके संगत प्रतिरोध R2 मान लें। ठीक है, इसको R2 माने और इसको E2 माने। ठीक है, ये सेल है और इन सभी को हम क्या करें, एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दें। तो यहाँ पर हम क्या करें, केवल एक R3 प्रतिरोध यहाँ पर ले रहे हैं, इन सब से क्या करें, इन सभी को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर R3 ले रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पर जब हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर देखिए ये सेल है, तो इस सेल में लगा संगत प्रतिरोध R1 है, तो इसमें मान लेते हैं कि इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I1। वही धारा यहाँ पर आएगी I1, वही धारा चल करके यहाँ तक आएगी। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अब ये यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा E2 सेल लगा है और प्रतिरोध R2 है, तो यानी कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी होगी, I2 होगी, और इसमें प्रवाहित होने वाली भी धारा क्या होगी, I2, और यहाँ पर भी क्या होगी, I2 ही धारा होगी। अब ये दोनों धाराएं यहाँ से I1 आ रही, यहाँ से I2 आ रही, तो अब ये दोनों धाराएं मिल करके किस में जाएंगी, I3 में जाएंगी। तो यहाँ पर कौन सी धारा इस वाले परिपथ में जाएगी, यानी R3 में कौन सी धारा जाएगी, I1 प्लस I2। ठीक है, यही धारा यहाँ होती आएगी, यही धारा यहाँ पर जाएगी I1 प्लस I2। अब जैसे यहाँ पर पहुँचेगी I1 अपने भाग में चली जाएगी, I2 क्या होगी, अपने भाग में बट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है, एक चित्र इसका पहले यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम का कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ मैं बता दूं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा और ये आप लोगों को याद कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप लोग नहीं समझ पाओगे, ना ही उसका डेरिवेशन कर पाओगे। ठीक है, नियम ये है प्रतिरोध के कंडीशन में। देखिए पहले प्रतिरोध के कंडीशन में, ठीक है, प्रतिरोध के कंडीशन में मान लेते हैं कि ये एक प्रतिरोध है। ठीक है, ये एक प्रतिरोध है R और इसमें धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें धारा इस तरह से क्या हो रही है, इस प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित हो रही, और हमारे चलने की दिशा भी इसी दिशा में, जिस धारा में परिपथ में जो जिस दिशा में धारा बह रही उसी दिशा में हम भी चल रहे हैं। तो उस समय इस धारा और इस प्रतिरोध का संगत यानी जो संगत प्रतिरोध है उसका गुणनफल किस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला नियम है ये। ठीक है, यानी कि जिस दिशा में परिपथ में जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में हम भी चल रहे हैं, तो इस धारा का और इसका संगत प्रतिरोध दोनों का गुणनफल किस में होगा, प्लस में होगा। अब इसी का जस्ट विपरीत मानिए, इसका विपरीत ये मानिए इस तरह से, ये हमारा प्रतिरोध है, धारा इस दिशा में चल रही है और हमारे चलने की दिशा ये हो, यानी कि परिपथ में जिस दिशा में धारा बह रही परिपथ में उसके विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं। तो इस धारा का गुणनफल, जो धारा का गुणनफल और जो संगत प्रतिरोध का गुणनफल एक दूसरे के गुणनफल क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, ये चीज़ यानी कि धारा और उसका संगत प्रतिरोध R का गुणनफल किस में होगा, माइनस में होगा। यानी ये कब होगा, परिपथ में धारा इधर जा रही है और हमारे चलने की दिशा किधर है, इधर है, यानी इस धारा के विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं, तो उसका संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या होगा, माइनस होगा।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बैटरी के कंडीशन में या कह दें सेल के कंडीशन में। ठीक है, तो इसमें ये मान लें कि ये हमारा क्या एक सेल है। ठीक है, और ये प्लस का होता है, ये माइनस का, और धारा समझिए इस दिशा में चल रही है। ठीक है, और हमारे चलने की ये समझिए कि धारा हमेशा क्या होती है, छोटी प्लेट से बड़े प्लेट की ओर जाती है। तो ये मानिए कि धारा इधर से इधर जा रही है और हमारे चलने की भी दिशा इसी के दिशा में है। तो इसका जो प्रतिरोध यानी जो ई है, इसको हम किसे लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा समझिए। उल्टा का मतलब धारा इस दिशा में चल रही है और हमारे चलने की दिशा इधर है। तो ये हम मानेंगे कि इसका जो यानी कि ये जो है, यानी कि विपरीत दिशा में जब चल रहे हैं, तो इस सेल को हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ये आपको 4 पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये अगर आप समझेंगे तो दूसरा नियम बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, डायरेक्शन मान लें हम अपने चलने का। चलिए हमने डायरेक्शन मान लिया। पहली बात तो हमें ये पहचानना होगा कि इसमें लूप कितना है। तो लूप देख रहे हो, ये एक है, यानी कि अगर हम नाम दे दें ये ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी डी एक लूप है और डी या ये कह दे सी डी ई एफ एक लूप है। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 लूप है और इसी को कहा जा रहा है बंद पास या बंद लूप। और इसी में कहा जा रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास या लूप के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, यानी कि ये विभिन्न भाग देख रहे हो, भाग का मतलब ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। इसमें कह रहा है कि विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, ये संगत प्रतिरोध है, ये बहने वाली धारा, इसका गुणनफल का बीजगणितीय योग और प्रत्येक भाग में जो विद्युत वाहक बल जो सेल लगा है, उन सभी का बीजगणितीय योग क्या होता है, वह बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कितने लूप हैं। तो एक पहला लूप ए बी सी डी, ये पहला लूप हो जाएगा और ये दूसरा, जिस यानी कि ये दिशा हम मान ले रहे हैं हम चलने की, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा लूप हो जाएगा। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर किरचॉफ का नियम कैसे अप्लाई करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास, बंद पास, बंद पास कौन सा, ए बी सी डी में। यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी में। ठीक है, बंद पास ए बी सी डी में। तो मैंने जो अभी 4 पॉइंट जो समझाया था, की पॉइंट यानी कि ट्रिक समझिए, उसको आपको याद करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से चलना शुरू कर दें। पहले हम क्या करें, बंद पास पहले वाले में चल रहे हैं, तो यहाँ से चलना शुरू करें। तो देख रहे हो कि हम हमारे भी चलने का डायरेक्शन हमने यही माना है और धारा भी इसी दिशा में जा रही है। तो मैंने कहा कि यानी परिपथ में जिस दिशा में धारा जाती है उसी दिशा में हमारे भी चलने का डायरेक्शन उसी दिशा में होता है। तो उस धारा का संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, प्लस में होता है। ये चीज़ मैंने अभी बताया है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल, इसका क्या लिखेंगे, I1 इंटू R1। ठीक है, ये मैंने कहा प्लस में। अब फिर इसके बाद कहा सेल में, मैंने कहा कि जब छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की ओर जब धारा जाती है ये, तो उसके लिए भी हम सेल को क्या लिखते हैं, प्लस से लिखते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। और हमारे देख रहे हो चलने का भी डायरेक्शन ऐसे ही है और धारा भी प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में। तो इसलिए इस सेल को भी हम क्या लिखेंगे, प्लस से लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए इधर मैं बराबर करके ई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कौन सा है, E1 है। अब इसके बाद देखिए, अब घूम करके हम ऐसे आएंगे और इधर जाएंगे। तो ये इसमें देख रहे हो इस वाले भाग में क्या है, ये I2 धारा जा रही है और इसमें जो सेल है ये देख रहे हो इस सेल से भी धारा इधर आ रही है और हम घूम के इधर जा रहे हैं। ठीक है, इधर जा रहे हैं। तो ये हमारे चलने का डायरेक्शन क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो इसका जो बैटरी है इसके लिए हम यानी कि ये जो सेल E2 विद्युत वाहक बल E2 जो है, इसको हम किससे लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे -E2। ठीक है, और बराबर, अब यहाँ पर आइए, इसमें देखो धारा इधर जा रही है, हमारे चलने का दिशा इधर है। तो इस प्रतिरोध का जो संगत धारा है उसका गुणनफल किससे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ये लिखेंगे I2 इंटू R2। ठीक है,
ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका जो नियम होता है वो मैंने बताया, ये कहा जा रहा है कि यानी कह रहा है कि बहने वाली धाराओं का संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणित योग, यानी कि ये धारा आई है और इसका संगत प्रतिरोधों का बीजगणित गुणनफल यानी बीजगणित योग बराबर किसके होता है, सेल के विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। ये इसका नियम होता है। ठीक है, ये जो आप बातें लिखी गई वही यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यही छूट रहा था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब लिखेंगे बंद पास CDEF में तो इसमें भी देखिए, तो इसमें हम लोग यहाँ से क्या करें, यहाँ से चलना शुरू कर दें। कहीं से आप चलिए, चाहे यहाँ से जहाँ से चलना शुरू करें घूम के वहीं तक हमें को क्या करना है, जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से C से चलना शुरू करें तो देखिए ये हमारे चलने का डायरेक्शन हमने माना है, तो जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में हम भी चल रहे हैं। तो इस धारा I2 का संगत प्रतिरोध R2 है, तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, I2 × R2। ठीक है, अब ये सेल है, इसी दिशा में हम भी जा रहे हैं, इसी दिशा में धारा भी प्रवाहित हो रही है, तो इसका भी किससे लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा E2। अब घूम करके यहाँ पर आइए, तो इस वाले R3 प्रतिरोध में देखो धारा कौन सी जा रही है, I1 + I2 जा रही है। तो ये भी देखो जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में हमारे भी चलने की दिशा है। ठीक है, तो ये भी इसका गुणनफल क्या होगा, प्लस में ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे R3 और ये लिख देंगे I1 + I2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल और यहाँ पर सेलों का, ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर। धारा I × R क्या होता है, विभव के बराबर होता है, यानी विभव V के बराबर होता है, और ये विद्युत वाहक बल भी क्या होता है, E होता है। ठीक है, तो इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। तो यानी कि जितना विभव इधर है उतना ही विभव इधर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, और विद्युत वाहक बल भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इसका मतलब कि ऊर्जा यहाँ पर क्या है, संरक्षित है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, यहीं से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। पूछ देगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम का पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये बहुविकल्पी प्रश्न आपको ध्यान रखिएगा। बहुत ही ये पॉइंट जो लिखा रहा हूँ मैं ये लास्ट में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है ये भी। और यहाँ पर भी ये जो नियम, यहाँ पर जो बातें मैंने अभी लिखा है फर्स्ट नियम में, ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न दोनों में से कोई एक बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ देगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे आधारित होता है। तो आप लिख सकते हो किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है या आधारित होता है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर क्या होता है, पालन करता है या आधारित होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारी आज की टॉपिक कंप्लीट होती है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी होंगे वहाँ पर इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।